नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई कहानी के साथ। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नई नई कहानियां मैं आपको सुना रहा हूँ। आपका सपोर्ट भी मुझे मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और ऐसी आशा करता हूँ कि मेरी कमी कुछ पेशी होगी तो आप उसे बताएंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम जिसके यहाँ काम करते हों और हमसे छोटी सी गलती हो जाए तो उस पूरी गलती का आरोप हम पर ही रख दिया जाए और उस गलती की सज़ा ऐसी मिले कि हमें अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़े। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये सब कुछ इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। अब बिना समय गवाए कहानी चालू करते हैं। भाई, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बांदा। इस कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है। वहाँ शब्बीर खां नाम का एक व्यक्ति होता है और उसकी बेटी होती है जिसका नाम शहजादी शब्बीर खां रखा जाता है। जब शहजादी शब्बीर खां 8 साल की थी तो घर में ही एक दुर्घटना में उसका चेहरा क्षतिग्रस्त हो जाता है, चेहरा जल जाता है और उस चेहरे में निचला हिस्सा ज़्यादा जल जाता है। शब्बीर खां अपनी बच्ची का इलाज कराते हैं पर इलाज ठीक नहीं हो पाता है और जो चेहरे के निशान होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए उसके चेहरे पर रह जाते हैं। शहजादी के पिता शब्बीर खां ने इस चेहरे के निशान को मिटाने की काफ़ी कोशिश की पर वो गरीब व्यक्ति था। अपने परिवार का लालन पालन किसी बहुत मजबूरी तंगहाली में कर रहा था और आर्थिक तंगी के कारण वो आगे इलाज नहीं करवा पाया। समय बीतता है, शहजादी शब्बीर खां बड़ी होती है और वो घाव भी बड़ा हो जाता है। पिता शादी के लिए रिश्ते लाते हैं पर कोई भी रिश्ता कामयाब नहीं हो पाता है क्योंकि जब भी कोई उस लड़की का चेहरा देखता तो शादी के लिए मना कर देता। शायद वो घाव उसके जीवन में बहुत बड़ी एक समस्या बन गया था। वो लड़की उस घाव को अपना लेती है और स्वीकार करती है कि मुझे अपना आगे का जीवन इसी घाव के साथ गुजारना पड़ेगा और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। एक सामाजिक संस्था से जुड़ जाती है और वहाँ छोटा मोटा काम करने लगती है और अपना जीवन यापन को जाने लगती है और सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था। सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाना हम सब चलाते हैं। तकनीकी दुनिया से आजकल हम जुड़े हुए हैं, बिना टेक्नोलॉजी के कोई आगे निकल ही नहीं सकता और कभी कभी हम टाइम पास के लिए भी चलाते हैं। फेसबुक से उसकी मुलाकात होती है उज़ैफ उर्फ पन्ना चौधरी से, जो कि उत्तर प्रदेश आगरा का एक शहर है, वहाँ का एक मंडी थाना है, वहाँ का रहने वाला होता है। शहजादी से उसकी बात चालू होती है, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। फिर शहजादी अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में उवैस को सब बताती है और बातों का सिलसिला चालू हो जाता है। अब उवैस और पन्ना चौधरी उस लड़की से कहता है कि यदि तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात UAE में, वहाँ का एक शहर है दुबई, मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी की व्यवस्था कर सकता हूँ अगर तुम करना चाहो तो शहजादी पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। तो उवैस कहता है कि तुम वहाँ पर चली जाओ और तुम्हें हाउसमेट का काम करना होगा। काम ईमानदारी से और मेहनत से करना, किसी को शिकायत का मौका मत देना, तुम काम अच्छे से करना, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी और तुम अपने चेहरे का इलाज भी वहाँ पर करा पाओगी। शहजादी ने ये बात अपने परिवार वालों को बताई। परिवार वाले तुरंत तैयार हो गए क्योंकि वो तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन्हें लगा कि हमारी लड़की विदेश जाएगी तो कुछ पैसे कमा कर लाएगी, शायद हमारी ज़िंदगी संवर जाए। भारत से विदेश जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है और शहजादी अपने सारे दस्तावेज जमा कर देती है और जो उसके पास पैसे होते हैं वो भी उसने उवैस को दे दिए थे। सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं और 2021 में वो खुशखबरी का दिन आता है। शहजादी का वीज़ा कंफर्म कर दिया जाता है, वीज़ा पास कर दिया जाता है। वो अपने परिवार से मिलकर खुशी खुशी दुबई पहुंचती है और जब दुबई पहुंचती है तो उसकी मुलाकात वहाँ पर उवैस के जो बताए हुए लोग थे उनसे होती है।
शहजादी को वो लोग दुबई एयरपोर्ट पर मिलते हैं। वो उसी लड़के ओवैस के रिश्तेदार होते हैं जिससे शहजादी फेसबुक पर बात किया करती थी और जो आगरा बांदा का रहने वाला था। वो दुबई पहुंच जाती है और दुबई उस परिवार के साथ उनके घर पहुंच जाती है। यहाँ एक परिवार में एक महिला जो थी वो गर्भवती थी और उसकी देखभाल के लिए ही शायद ओवैस ने शहजादी को दुबई भेजा था और शहजादी अपना काम ईमानदारी से करने लगती है। कुछ समय बाद उस महिला को बच्चा होता है और बच्चा लगभग 4 से 5 माह के बीच का हो जाता है और सब कुछ ठीक चल रहा था। शहजादी भी अपना काम ईमानदारी से कर रही थी, परिवार को भी उसका काम पसंद आया और वो भी ईमानदारी से अपने काम को निभा रही थी, बच्चे की देखभाल, परिवार की देखभाल कर रही थी। अब समय आता है सन 2023 का। बच्चे को इंजेक्शन लगने थे, टीके के इंजेक्शन हमारे बच्चों को भी लगे हैं, बच्चों को लगते हैं, सामान्य सी प्रक्रिया है। पहला इंजेक्शन बच्चे को लगता है, सब कुछ ठीक चलता है और कुछ समय बाद बच्चे को दूसरा इंजेक्शन लगना होता है। अब जब बच्चे को दूसरा इंजेक्शन लगता है तो बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है और बच्चे की तबीयत जब खराब होती है तो वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो उसकी माँ उसे पास के अस्पताल में भर्ती करा देती है और शहजादी से कहा जाता है कि तुम बच्चे का ध्यान रखो, बच्चे के पास तुम अस्पताल में रहोगी, कुछ ज़रूरत पड़े तो हमें बताना, हम आ जाया करेंगे। शहजादी उनकी आज्ञा को मानती है क्योंकि उनके कर्मचारी थी, अस्पताल में बच्चे की देखभाल करती है। तो अचानक एक दिन बच्चा बहुत रोने लगता है। शहजादी बच्चे की माँ को फ़ोन करती है और बताती है कि मैम साहब बच्चा बहुत रो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चे की माँ कहती है कि तुम टेंशन मत लो, भूखा होगा, दूध पिला दो, थोड़ी देर बाद सो जाएगा। वो उसके कहे अनुसार दूध पिला देती है और बच्चा सो जाता है। और जब उसकी माँ लौटकर वापस आती है, अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि बच्चा सो ही रहा था और बच्चा सोया तो फिर उठा ही नहीं। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आता है। वो आनंद फानन में डॉक्टरों की टीम बुलाती है, डॉक्टर की टीम भरपूर प्रयास करते हैं पर बच्चे का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। लगभग 30 घंटे की प्रक्रिया के बाद ये तय हो जाता है कि बच्चा इस दुनिया में नहीं है और उसके कफन और दफन की तैयारी पूरी कर दी जाती है और पूरे घर में मातम का माहौल फैल जाता है, दुख का माहौल फैल जाता है और उस बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चे की माँ पर सबसे ज़्यादा दुख माँ को ही होता है क्योंकि वो माँ उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती है और जब बच्चा उसके पेट में आता है, जब से उसकी जो इच्छाएं होती हैं, ममता होती है, भावना होती है, उस बच्चे से जुड़ जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था और सब कुछ सामान करने की कोशिश की जा रही थी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, परंतु बच्चे की मौत का माँ पर बहुत असर पड़ा था और वो इसका जिम्मेदार शहजादी को मानती है। पूरा कसूरवार उसकी नज़र में भारत उत्तर प्रदेश बांदा की रहने वाली शहजादी थी। शहजादी अपनी सफाई देती है कि मैंने बच्चे के देखभाल में किसी प्रकार की कमी पेशी नहीं की, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। आपने कहा दूध पिला दो वो सो जाएगा तो मैंने वैसा ही किया, पर मालिक को और ही कुछ मंजूर था, वो सोया तो उठा ही नहीं। शहजादी कहती है कि मुझे लगता है कि बच्चे को जो इंजेक्शन लगा है उसके इन्फेक्शन से बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा और उसका शरीर नीला पड़ गया। पर शहजादी की बात कोई नहीं सुनता है, ना ही घटना का सही पता जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बच्चे का पोस्टमार्टम तो करवाया नहीं गया था और ना ही इस मामले की आगे जांच करवाई जाती है। शहजादी की बात पर कोई यकीन नहीं करता है। वो अपनी बहुत सफाई देती है पर गरीब और नौकर की सफाई कोई कहाँ मानता है। इस तरह लगभग 60 दिन का समय गुजर जाता है। पूरा परिवार शहजादी पर दबाव बनाता है कि तुम स्वीकार करो कि तुमने ही लापरवाही की है और तुम्हारे ही कारण बच्चे की जान गई है और उससे एक हलफनामा ले लिया जाता है और उसका एक वीडियो बना लिया जाता है। अब एक हलफनामा के आधार पर पूरा परिवार संबंधित थाने में जाता है और वहाँ शहजादी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस शहजादी को हलफनामा के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है और एक लंबी प्रक्रिया चलती है। लंबी प्रक्रिया के बाद 2023 दिसंबर को शहजादी को सलाखों के पीछे हमेशा के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस अपनी चार्जशीट न्यायालय में पेश करती है और केस चलता है और शहजादी को
शहजादी को सजा सुनाई जाती है। शहजादी गरीब परिवार से थी, कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए शायद उसके पास पैसे ही नहीं थे। अगर उसके पास पैसे होते तो वो दुबई में हाउसमेट का काम करने के लिए क्यों जाती। दूसरी बात कि जिस घर में वो काम करने के लिए गई उन्हीं लोगों ने उसे पुलिस में बंद करा दिया, तो अब उसकी मदद कौन करता। हम जिसके भरोसे किसी शहर में गए थे वो वही हमारे खिलाफ खड़ा हो तो हम तो असहाय महसूस करेंगे अपने आप को, समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है, सब दूर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। और ऐसा ही उसके साथ हुआ। अब वो दिन आ जाता है कि जिस दिन फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है, आदेश दिया जाता है कि 2 मई 2024 को भारत की निवासी शहजादी को सजा दी जाएगी। पर प्राकृतिक आपदा दुबई में आ जाती है और भयंकर तूफान और पानी ही पानी का सैलाब आता है। और फिर जैसे ये प्राकृतिक आपदा खत्म होती है, शाही परिवार में किसी का इंतकाल हो जाता है तो राष्ट्रीय शोक हो जाता है। और राष्ट्रीय शोक की वजह से इस फांसी को टाल दिया जाता है कुछ समय के लिए। राष्ट्रीय शोक ये होता है कि जब राजकीय परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रीय शोक करा जाता है। हमारे यहाँ भी, भारत में भी ये सब प्रचलन है। अब ये तारीख 2 मई 2024 से टलकर 20 सितंबर 2024 तय कर दी जाती है। इसी महीने की 20 तारीख जब मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। अब ये बात शहजादी के परिवार वालों को मालूम पड़ती है तो वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए भारत सरकार से, उच्च अधिकारियों से, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, विदेश मंत्रालय से और बड़े बड़े रक्षा मंत्री से, जहाँ वो जा सकते थे, जहाँ उनकी पहुँच थी, वहाँ आवेदन देते हैं, प्रक्रिया करते हैं और गुहार लगाते हैं कि साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची दुबई में फंस गई है और उसे ऐसी सज़ा मिली है। फिर एक नई कहानी निकल कर सामने आती है कि मोहम्मद उजैर जिसने शहजादी को यूएई भेजा था तो उसने भेजने के लिए उस लड़की से लगभग 3 लाख रुपए की मांग की थी। 2 लाख रुपए शहजादी ने नगद दिए थे और उवैस को अपने कुछ कीमती दस्तावेज भी दिए थे और कहा था कि बाकी रकम जैसे जैसे मुझे तनख्वाह मिलेगी मैं आपके चुका दूंगी। और उसने उसको भरोसा दिलाया था कि तुम अच्छा काम करो, दुबई में तुम अपने चेहरे का भी इलाज करा सकती हो और शायद तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाए। तो शायद शहजादी को कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि मैं दुबई जाऊंगी, अच्छे से काम करूंगी तो मेरा चेहरा ठीक हो सकता है, मैं इस चेहरे की समस्या से बाहर निकल सकती हूँ और शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाए। तो शहजादी उसके भरोसे में दुबई पहुंच जाती है। ये बात शहजादी ने अपने एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से कि लड़का ने मुझे वहाँ भेजा था और परिवार वालों ने जहाँ मुझे भेजा था दुबई में, परिवार वालों ने मुझसे खलफनामा ज़बरदस्ती लिखवा लिया और मैंने एक वीडियो बना लिया और मुझ पर बहुत ही दबाव डाला। तब मैंने उस चीज़ को स्वीकार करा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। वो बच्चा मेरी वजह से इस दुनिया से नहीं गया, बल्कि मेरी बात किसी ने नहीं मानी कि वो इंजेक्शन का इन्फेक्शन हो सकता है। मैं बचूं या ना बचूं, इस दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं, पर उवैस जिसने मुझे धोखे से दुबई भेजा उसके परिवार ने मुझसे हलफनामा लिखवाया, उवैस ने मेरी मदद नहीं की, तो उवैस को सजा जरूर मिलना चाहिए। अब परिवार करे तो करे क्या। भारत में परिवार को पता चलता है कि जहां लड़की हमारी दुबई में काम करती थी उसके रिश्तेदार कुछ आगरा में रहते हैं, उनका पता निकालते हैं और आगरा पहुंचते हैं और आगरा में उस उवैस के घर भी जाते हैं और उस माध्यम से उस परिवार से बात करते हैं जो दुबई में रहता है। दुबई में रहने वाले परिवार से गुजारिश करते हैं कि साहब हमारी बच्ची को माफ़ कर दीजिए, हम जिंदगी की भीख मांगते हैं। क्योंकि राजतंत्र में ऐसा है, खून का बदला खून, और यदि जिस व्यक्ति के साथ गलत काम हुआ है या जो पीड़ित है अगर वह आपको माफ़ कर दे तो शायद आपकी सज़ा माफ़ भी कर दी जाती है। क्योंकि वहाँ के जो शासक हैं, राजा हैं, राजतंत्र चलता है, अगर जिसके साथ घटना हुई है वह आपको माफ़ कर दे तो शायद राजा आपकी सज़ा को माफ़ भी कर दें और शायद आपकी सज़ा को टाला भी जा सकता है और कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है। लेकिन शहजादी शब्बीर के पिता की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं और वो दुबई में रहने वाला परिवार इतना खफा था
कि शहजादी शब्बीर को माफ़ करने से वो साफ मना कर देता है और कहता है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में आपकी बेटी को हम माफ़ नहीं कर सकते। अब जिस लड़के के माध्यम से शहजादी शब्बीर दुबई पहुंची थी, परिवार उसके खिलाफ बांदा में एक शिकायत दर्ज करवाता है। बांदा के लोकल थाने में लड़के के खिलाफ धोखाधड़ी और मानव तस्करी कई धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। वहाँ के एसपी आश्वासन देते हैं कि इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष की जाएगी और जो सहायता होगी वह आपको दी जाएगी। अब जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये खबर धीरे धीरे मीडिया में फैल जाती है, सारे सामाजिक संगठनों में फैल जाती है, उस लड़की को बचाने की मुहिम चलाई जाती है, ट्वीट करा जाता है, प्रयास किए जाते हैं। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। यह ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हो कि आगे क्या होगा। मैं इस मीडियम के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करूँगा भारत सरकार से और अधिकारियों से कि यदि उस बच्ची को बचाया जा सके, कोई अथक प्रयास किया जा सके तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि एक निर्दोष को सज़ा ना मिले और हम भी यही अपील करते हैं कि उस लड़की को फांसी की सज़ा से बचाया जा सके और भारत सकुशल वापस आ जाए। और कई मामलों में ऐसा हुआ है कि हमारे नेवी के अधिकारी, सेना के अधिकारी फंस गए, फांसी की सज़ा होते होते भी उनकी फांसी की सज़ा को रोक दिया गया। आज 8 सितंबर 2024 का दिन है जब ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ और 20 दिसंबर को उसे ये सज़ा भुगतनी है, उसे ये सज़ा मिलेगी। उस समय बहुत कम है। हम प्रार्थना करते हैं कि उसके परिवार को ईश्वर भगवान ये शक्ति दे कि वो इस दुख को सहन कर सकें। आगे क्या अंजाम होगा ये 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा। उसकी अगली पड़ाव की स्टोरी में मैं आपको इसका रिजल्ट जरूर बताऊंगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, न ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, बल्कि एक सच्ची घटना आप तक पहुंचानी थी। आपको इस सच्ची घटना से अवगत कराना था कि कभी कभी दूसरे की गलती का खामियाजा किसी दूसरे को भुगतना पड़ता है और वो कितना भी अपनी बेगुनाही का सबूत दे पर कोई इसे मानने को तैयार नहीं होता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में रात को 8 बजे फिर मुलाकात होगी। आपका दोस्त नई कहानी लाएगा। मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब इस कहानी को आगे भी पहुंचा सके। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।